चलिए सबसे पहले यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव को समझते हैं। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि इस पर आधारित 8-10 क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड। अगले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ भी वैद्युत द्विध्रुव आएगा, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। वैसे वैद्युत का मतलब क्या बताया था? आवेश। जहाँ विद्युत शब्द आ जाए, वैद्युत शब्द आ जाए, वही क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। दूसरा है द्विध्रुव, माने जिसके दो छोर हों। ध्रुव माने क्या होता है? छोर। जैसे मैं इस चाक को ये डस्टर ले लेता हूँ, तो डस्टर का एक छोर ये कहलाया, एक छोर ये कहलाया। ये क्या कहलाया? एक द्विध्रुव कहला गया। लेकिन आवेशों का द्विध्रुव होना चाहिए, तो डस्टर का द्विध्रुव से मतलब नहीं है। एक आवेश इधर हो, एक आवेश इधर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द्विध्रुव बोलते हैं। अब ये कैसे बना, तो थोड़ा सा इधर समझते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हम बात कर लेते हैं, HCl, है ना। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये बहुत छोटा है क्लोरीन के मुकाबले। इसका परमाणु में केवल एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, और एक होता है प्रोटॉन। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 प्रोटॉन होते हैं, 17 न्यूट्रॉन होते हैं। बिना न्यूट्रॉन का होता है, इतना छोटा होता है। तो ये आपस में बंध बनाते हैं। बंध बनाते समय एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन साझे में देता है क्लोरीन के। जैसे हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक। उसकी अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? एक। माने बाहरी कक्षा में 2 होते हैं। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 2 से चालू होता है ना। यदि 2 है तो पूर्ण कक्षा मानी जाती। पहली कक्षा में कितने? 2। फिर उसकी अगली कक्षा में क्या होते हैं? 8। ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन का क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर क्लोरीन आया। क्लोरीन भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसके क्या करता है? साझा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के भी कहलाएंगे, दोनों के कहलाएंगे, क्योंकि साझा कर लिए। साझे का मतलब यही कि तुम्हारा भी और हमारा भी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, इसका काम भी पूरा हो गया। और क्लोरीन के पास 17 थे, ये साझा कर लिए, तो इसके पास क्या हो गया? 18। तो इसका भी कक्षक पूरा हो गया, इस वक्त इसका भी कक्षक पूरा हो गया। यहाँ तक तो मामला सही था। लेकिन यहाँ से ये बदमाशी चालू कर देता है, अपने बड़े होने का फायदा उठाता है। हाँ, क्या करता है? ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ओर क्या करता है? खींच लेता है ना। इसलिए बड़े आदमी के साथ साझा वाझा मत करना, बराबरी के साथ करना। ये छोटे बोटे के साथ का तो छोटे वाले को किनारे कर देते हैं, खुद अपना माल अपने पास ले जाते हैं, इस तरह से। ठीक है। तो अब देखो, जब यहाँ से ये चला गया, माने इलेक्ट्रॉन चले गए, तो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उसमें कौन सा आवेश आता है? धनावेश। तो हाइड्रोजन में थोड़ा सा क्या आ जाएगा? धनावेश। इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गए ना, इसलिए इसके पास हो गया ऋणावेश। तो ये 2 आवेश हो गए, 2 ध्रुव हो गए, है ना। अब ये क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। माने आवेशों के 2 की छोर हो गए ना, एक प्लस वाला छोर हो गया, माइनस वाला छोर हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ये लाइन क्लियर हो गई। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब आवेशों के 2 छोरों का होना। ठीक। अब ऐसे कई तत्व हैं, जैसे मान के चले हम H2O ले लेते हैं, जल की बात करते हैं। यहाँ ऑक्सीजन बड़ा होता है, कुछ साझा ये हाइड्रोजन से करता है, इस हाइड्रोजन से करता है। इसके मैं साझे के इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ इस तरह से। इस साझे के इलेक्ट्रॉन में एक कौन दिया है? हाइड्रोजन, और एक कौन देता है? ऑक्सीजन। इसी तरह से यहाँ भी हाइड्रोजन एक देता है, और कौन देता है? ऑक्सीजन। पर ये साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर इस तरह से खींच लेगा ना, इस तरह से। तो इधर माइनस आ गया, इसमें क्या आ गया? प्लस। इधर माइनस आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब ये क्या बन गया? यदि हम इतने की बात करें तो ये बना वैद्युत द्विध्रुव। आवेशों के 2 छोर बन गए। ठीक है। तो अब इसकी बड़ी सरल सी परिभाषा है। यदि अब ये बराबर मात्रा में होते हैं, माने यदि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल के इस साइड आ गया तो इसमें एक ही धन रहेगा और एक ही क्या रहेगा? ऋण। तो ये बराबर होते हैं और अल्प दूरी पर होते हैं। क्या आपको H2O पानी में झांक के देखते हो तो दिखाई देता है? H कहाँ है, O कहाँ है, दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। खुली आंख से मानिए बहुत कम दूरी के लिए होता है। तब इसमें परिभाषा करते हैं, 2 बराबर और विजातीय आवेश अल्प दूरी पर हों, है ना। ये बराबर आवेश हो गए, और विजातीय इसलिए हो गए क्योंकि एक में प्लस है और एक में माइनस। विजातीय माने अलग अलग होते हैं, और इनकी दूरी भी क्या है? कम है। तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो चलिए अब वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कर लेते हैं। क्या हो गया? 2 बराबर और विजातीय आवेश
अल्प दूरी पर हों, हाँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, अनलाइक चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इस तरह से है। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव क्लियर हो गया। अब यदि मैं इसका चित्र बनाना चाहूं तो वैद्युत द्विध्रुव का चित्र इस तरह से फिर बनाया जाता है। ये एक होता है प्लस क्यू, एक तरफ क्या रहेगा प्लस क्यू, और एक हो गया माइनस क्यू। अभी परिभाषा से हम कहे हैं कि दोनों आवेश कैसा होना चाहिए, विजातीय होना चाहिए। दोनों बराबर में Q1 Q2 तो नहीं लिखा, Q लिखा हूं, माने दोनों का मान बराबर है, केवल चिन्ह अलग अलग है। ठीक, तो यहाँ पर हम इधर ही प्लस लिखेंगे, क्योंकि यदि हम एक्सिस बनाते हैं ना, अक्ष बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, इधर की ओर क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ पर प्लस वाला आवेश इधर की ओर लिखना है, माइनस वाला आवेश इधर की ओर लिखना है। ठीक, इस बिंदु को हम मान लेते हैं A, इस बिंदु को मान लेते हैं B, और इसके मध्य बिंदु को हम क्या मान लेते हैं O। ठीक, ऑरिजिन मूल बिंदु कहला गया, ये वाला बिंदु कहला गया। ये जैसे है ना, जैसे हम अक्ष बनाते हैं तो अक्ष में ये मूल बिंदु कहलाता है। कभी ग्राफ आप पढ़े होगे 10th में, तो इतना ना बताते हैं, जल्दी जल्दी तो कुछ ना कुछ पढ़ा देते हैं। ये वाला क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। अब मूल बिंदु के हम इधर गए तो ये प्लस हो गया, इधर गए तो क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक, तो O हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है इसको हम लेते हैं L, और इधर से यहाँ तक की भी दूरी क्या लिखते हैं L। कुछ किताबों में स्मॉल a भी लिखा है, a भी लिख लेते हैं, L भी हम लोग L लेके चल रहे हैं यहाँ। ठीक, तो इसके पूरी दूरी को हम क्या मानेंगे 2L। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 2L। ठीक, ये वाला हिस्सा L है, इसको जोड़ेंगे ये भी L है, L जोड़ के क्या हो जाएगा 2L हो गया। तो इस तरह से यह जो परिभाषा थी ना, उसी परिभाषा का हम यहाँ क्या बना दिए हैं, चित्र बना दिए, वैद्युत द्विध्रुव का चित्र हो गया। ठीक, तो दोबारा से परिभाषा करते हैं। पहले इनका नाम लो, दो बराबर और विजातीय आवेश कैसे हों, अल्प दूरी पर हों, तो इस निकाय को, इस तंत्र को, इस युक्ति को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। याद हो गई परिभाषा। चलिए तो मैं थोड़ा सा पूछूंगा, मन में सोच लो, 30 सेकंड का समय है। हाँ बता दीजिए। हाँ ठीक है, हाँ बोलो। दूरी पर हों, नहीं अल्प दूरी पर हों। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समझ में आ गया। अब इसमें एक शब्द और जोड़ देते हैं तो एक नया चीज आ जाएगा यार। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये आघूर्ण शब्द और जुड़ गया है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आघूर्ण का मतलब क्या होता है यार? हाँ, आघूर्ण का मतलब क्या होता है? घूमना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जहाँ पर आघूर्ण शब्द आए उसका मतलब घूमना है। ये पंखा है, ये घूम रहा है, ठीक है, या हम हाथ ही ऐसे घुमा रहे हैं, सिर ही ऐसे घुमा रहे हैं, कैसा भी कुछ भी चीज़ हम घुमाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? आघूर्ण बोलते हैं। अब इसकी परिभाषा करते हैं तो इसकी परिभाषा बड़ी सरल सी है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं? पी से। यहाँ पी कुछ नाम ही नहीं आया तब भी पी से दर्शाते हैं, है ना, क्योंकि ई से भी दर्शा चुके हैं, बहुत सारा डी से डिस्टेंस को दर्शा चुके हैं, तो इसमें एक नया क्या रख दिए हैं? पी। और इसको लिखते हैं Q इंटू 2L। इसकी परिभाषा भी बन गई, सूत्र भी बन गया। तो यहाँ पर P का मतलब, अभी पूछ रहे थे कि P मतलब क्या है, तो P का मतलब होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। Q का मतलब है आवेश का परिमाण, है ना, और परिमाण का मतलब मैं बताया था मान, किसी चीज का मान। जैसे मैं इस डस्टर को तौल दूं और तौलने के बाद इसका मान मुझे 100 ग्राम मिल गया, तो ये 100 ग्राम इसका क्या कहलाया? परिमाण, द्रव्यमान का परिमाण कहला गया, ठीक है। और 2L क्या है? यहाँ पर इसकी किसकी दूरी? वैद्युत द्विध्रुव की दूरी। तो चलिए परिभाषा करते हैं यार, बड़ी सरल सी परिभाषा है। Q मतलब क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के, अब समझना, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण। इसमें कितने आवेश हैं? 2, तो इसी का नाम ले लेना है, इसी में परिभाषा। इसका नाम लो वैद्युत द्विध्रुव, और Q तो जानते हो आवेश बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की
दूरी, 2l को बीच की दूरी बोलेंगे, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो सूत्र से परिभाषा बनाओ, सरल हो जाएगा। चलिए फिर से अब इसमें बोलिए, इसका नाम लीजिए। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण। और हाँ, तो यहाँ पर दोनों आवेश के बीच की दूरी भी लिख सकते हो, या वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, है ना। परिभाषा याद हो गई इसमें। अब यहां से इसका मुझे मात्रक जानना है यार। मात्रक निकालो, इसी से निकाल सकते हो, अलग से मात्रक निकालने की जरूरत नहीं है। आवेश का मात्रक कूलाम, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका जो एसआई मात्रक हो गया वो हो गया कूलाम मीटर, है ना। सूत्र से मात्रक बनता है, सूत्र से परिभाषा बनता है, सूत्र से विमी सूत्र बनता है, बहुत सारी चीजें सूत्र से ही पता चल जाती। इसलिए फिजिक्स में आप सूत्र पर ज्यादा फोकस करोगे तो सारी चीज बन जाएगी। कुछ ना तोड़ मोड़ के लिख ही दोगे, द्विध्रुव याद नहीं आएगा तो यही लिख दोगे, आवेश के परिमाण और आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वो भी सही है, शॉर्ट में लिख दिए हैं। ठीक, तो मात्रक समझ में आया। ये मैं सी क्यों लिखा हूं? हाँ, सूत्र में आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, और यहाँ पर लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर, तो कूलाम मीटर हो गया। अब इसका मुझे विमी सूत्र निकालना है यार। तो विमी सूत्र मैं बोला था कि याद नहीं करना है, कुछ बेसिक चीजें होती हैं उनको तो याद करना ही पड़ेगा यार, है ना। तो यहाँ पर क्यू का विमी सूत्र क्या होता है? एटी, एटी या टी ए जो भी लिखना चाहो, है ना, शुरू से पढ़ रहे हैं तो ये मैं लिख दिया एटी। इसके बाद ये लंबाई है, लंबाई का एल, तो ये क्या बन गया? हाँ, ये ATL भी लिख देते हैं इसको, लेकिन सही तरीके से लिखना चाहिए तो जो उसका क्रम होता है MLTA, तो M तो है ही नहीं, तो क्या लिख सकते हैं? LTA। और यदि M बहुत मन पड़ता हो कि नहीं मैं इसको लिखवे करूंगा तो ये लिख सकते हो M0LTA। तो कभी कभी मान लो जोड़ी मिलाना है, अब जोड़ी मिलाने में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक तरफ लिखा हुआ है, ठीक है, और एक तरफ मात्रक लिखा हुआ है, ये विमी सूत्र लिखा है, तो चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, उसका क्रम नहीं देखना है कि यार हम तो LTA जानते हैं ये ATL लिख दिया है, तो गलत होगा। क्रम मायने नहीं रखता है, वो सारी चीजें उसके भीतर होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ये सदिश है कि अदिश है। तो ये कैसी राशि होती है? सदिश होती है, और इसकी दिशा जो होती है ये ऋण से कहाँ की ओर होती है? धन की ओर। जैसे मैं वैद्युत द्विध्रुव बनाया था तो यहाँ बनाया था प्लस वाला, यहाँ बनाया था माइनस वाला, दिशा कहाँ से कहाँ की ओर बनाऊं मैं? है ना, माइनस से प्लस की ओर। यहाँ पर यदि मैं P लिख दूं तो ये P की क्या है? दिशा है। तो वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो ऋणात्मक से कहाँ की ओर होती है? धनात्मक की ओर। ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो धन से कहाँ की ओर होती है? ऋण की ओर होती है। जैसे हम अभी विद्युत बल रेखा पढ़े थे ना, तो उसमें पढ़े थे कि ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ऋणावेश की ओर जाती हैं या समाप्त होती हैं। तो वो उसकी दिशा या बताता है विद्युत क्षेत्र की, है ना, कि ये विद्युत क्षेत्र की दिशा धन से कहाँ की ओर होती है? ऋण की ओर होती है। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें इसके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो इसकी दिशा उसके विपरीत है यार। ये कहाँ से होती है? ऋण से लेकर के धन। ठीक, अब ये एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव भी होता है ना। तो आदर्श जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो बिंदु आकार का होता है। आदर्श वैद्युत द्विध्रुव किस आकार का होता है? बिंदु आकार का। तो कभी कभी इसमें से खाली स्थान पूछ लेता है कि आदर्श वैद्युत द्विध्रुव किस आकार का होता है? किस आकार का होता है? बिंदु आकार का। अब बिंदु आकार का मतलब समझो, अभी मैं बताया था HCl का एग्जाम्पल लिया था, तो इसमें H तो बहुत छोटा है, Cl बड़ा है, तो ये थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, ऐसे ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, तो इनकी दूरी ज़्यादा हो जाती है। एक ऐसा वैद्युत द्विध्रुव लें जिनकी दूरी बहुत कम हो, जैसे मान लो मैं कार्बन का और ऑक्सीजन का ले लूं, ये दोनों लगभग बराबर हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें आवेश आ जाता है तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे द्विध्रुव को हम क्या बोलेंगे? बिंदु द्विध्रुव। जिनकी दूरी बहुत कम हो और आवेश का मान अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं? आदर्श वैद्युत द्विध्रुव। तो आदर्श वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या हो गई? वह वैद्युत द्विध्रुव जिसमें आवेश की मात्रा अधिक होती है और दूरी क्या होती है? कम होती है, उसे आदर्श वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं।
तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो चलिए मैं एक बार आप लोग से रिवाइज करवा लेता हूँ, अब आप लोग का काम है। चलिए वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बोल दीजिए, हैंड रेज कर दीजिए, कौन बोलेगा यार। हाँ अभी के से बुलवा लेते हैं। हाँ समान आकार, नहीं, हाँ समान परिमाण, और विजातीय आवेश के विजातीय आवेश अल्प दूरी पर हों अल्प दूरी पर हो तो उनके वैद्युत, तो इस निकाय को इसी कार्य को वैद्युत हाँ वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। थोड़ा सा समझे सही हो, थोड़ा बोलने में गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन इनका कहना यही था कि समान परिमाण के आवेश हों, विजाती हों, अल्प दूरी पर हों। अपना टुकड़े टुकड़े में छोटा मिला के लिख दो ना, रटना थोड़ी ना है। आपको पता है कि दूरी उनकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना। समान परिमाण के होने चाहिए, माने आवेश समान होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, उन विजाती होना चाहिए। तो इस निकाय को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या था, P बराबर Q इंटू 2L। ठीक, Q यहाँ क्या है और ये 2L क्या है, किसकी दूरी है, वैद्युत द्विध्रुव की, है ना, उसकी क्या कहला गई, दूरी कहला गई। तो इसका नाम ले लो, आवेश के परिमाण और वैद्युत द्विध्रुव के, हाँ वैद्युत द्विध्रुव की दूरी सीधे बोल दो, के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक बता दो यार, कूलाम मीटर। इसका विमी सूत्र बता दो, m0 LTA या ATL, जो भी लिखना। इसको लिखते समय भी आपको ध्यान रखना है, यदि आप गलती से स्मॉल सी कर दिए तो फिर इसको सेंटीमीटर पढ़ेंगे, कूलाम मीटर नहीं पढ़ेंगे। तो ये सी कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। ठीक, ये कैसी राशि होती है, सदिश होती है। तो इसकी दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है, ऋण से धनात्मक की ओर। आदर्श वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, हाँ बिंदु आकार का तो होता है, और उसमें क्या क्वालिटी होती है। चलो आदर्श वैद्युत द्विध्रुव किस आकार का होता है, बिंदु आकार का होता है। एक चीज ये समझ गए। और हाँ, आवेश कैसा हो, अधिक, ठीक, और दूरी क्या हो, कम हो वैद्युत द्विध्रुव के। तो ऐसे वैद्युत द्विध्रुव को हम क्या बोलेंगे, आदर्श वैद्युत द्विध्रुव। समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, और उसको समझना है। ये जो भी मैं अभी पढ़ाया ये सिंगल मार्क्स में आता है, कभी खाली स्थान में, कभी विकल्प में, कभी जोड़ी मिलाने में, कभी सत्य सत्य में। जैसे सत्य सत्य में दिशा ही जानते हैं कि दिशा में कन्फ्यूजन हो गया, अरे यार धन था कि ऋण था, कि ऋण था कि धन था, इसी में गड़बड़ हो जाता है ना। तो पूछ देगा ऐसे कि वैद्युत द्विध्रुव की दिशा धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। अब ये सत्य है कि असत्य है, ये क्या हो गया, असत्य है। तो अभी ताज़ा ताज़ा सत्य है, असत्य है, कुछ दिन बाद यही असत्य लगने लगेगा। ठीक है, हाँ। तो ऐसा ना हो, क्योंकि आप बार बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद रहेगा। ठीक, अब अगला जो बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें छोटा बड़ा सब आता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, पर बल आघूर्ण। तो इसमें तीन चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों को पहले अलग अलग समझते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र, जब ऐसा विद्युत क्षेत्र है कि आवेश पर प्रत्येक बिंदु पर बल कैसा लगता है, समान लगता है, और इसको हम समांतर रेखा से दर्शाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। फिर वैद्युत द्विध्रुव पर देख लिए, समान परिमाण के विजातीय आवेश अल्प दूरी पर हों, सीधा सीधा क्या, समान परिमाण के विजातीय आवेश अल्प दूरी पर हों, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पर बल आघूर्ण क्या है, किसी वस्तु को घुमाने वाला बल, उसे हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर बल आघूर्ण बड़ा सिंपल सा है, ये है, ये चाक है। अब इस चाक को मैं ऐसे रख देता हूँ तो ये घूमना चालू कर देती है ना, इसी को हम वो क्या बोलते हैं, टर्निंग फोर्स या घुमाने वाला बल, बल आघूर्ण कह लेते हैं। लेकिन यदि हमको इसको घुमाना है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों हाथ हम आगे ही आगे ले जाएं, एक कहाँ लगेगा, पीछे, और एक लगेगा आगे। माने किसी वस्तु को घुमाने के लिए जो बल आघूर्ण लगता है उसमें दो बल होते हैं,
तो एक बल कहाँ जाएगा, आगे की ओर, और एक बल कहाँ जाएगा, पीछे की ओर। जैसे आप साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, तो हैंडल मोड़ते हो ना, तो ऐसा नहीं कि दोनों हैंडल आगे कर दो। यदि एक हैंडल आगे जा रहा तो एक ठो कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। यदि आप साइकिल का पैडल मारते हो तो एक पैर यदि पीछे जाता है तो एक पैर आगे जाता होगा, है ना, तभी वो घूमेगा। तो वो घुमाने वाली चीज़ें होती हैं। तो घुमाने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण। समझ में आया। एक बल है, बल का मतलब कोई वस्तु सीधा सीधा चलती है तो उसको हम बल बोलते हैं। यदि वस्तु मुड़ना या घूमना चालू करती है तो हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। कभी कभी ये दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं। जैसे मैं पंखे की बात करूं, पंखा सिर्फ घूम रहा है ना, घूमते घूमते उस किनारे तक तो नहीं पहुंच गया है, इसमें सिर्फ क्या लगा है, बल आघूर्ण लगा है। ठीक है। आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल का पहिया घूमता है तो क्या है वो, बल आघूर्ण। लेकिन चलाते चलाते यदि आप खड़ा कर किए हो साइकिल तो पहिया घूम रहा है, चल तो रहा है, लेकिन वो क्या कहला, बल आघूर्ण। यदि उसका स्टैंड हटा दो, आप जमीन पर चलाओ तो घूमेगा भी, चलेगा भी, मतलब उसमें बल भी लगेगा और बल आघूर्ण भी लगेगा। दोनों चीज समझ में आ गई, बल और बल आघूर्ण। तो चलिए इसमें अब चलते हैं। यहाँ पर हमको बल आघूर्ण के लिए क्या निकालना है, व्यंजक। विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान। इसमें हम वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो उस पर क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। कितना लगता है, यही हमको सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए मैं चित्र बना लेता हूँ। देख लीजिए, एक लाइन खींच दिया, दूसरी लाइन भी खींच दिया, तीसरी लाइन भी खींच दिया। ये सभी लाइन कैसी हैं, समांतर हैं। समांतर लाइन है माने किसको व्यक्त करती हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र की। अभी आप चित्र बनाए हो तो एक लाइन का भी बना दिए, तो यदि सीधी लाइन एक लाइन भी जाती है तो उसको हम एक समान विद्युत क्षेत्र समझेंगे। अब हमको ये विद्युत क्षेत्र मिल गया। अब दूसरा काम क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव को हम यहाँ पर रख देते हैं, ये मान के चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव को रख देंगे इस तरह से। ठीक। आप यदि अभी जो आपका चित्र बना था इस तरह से बना था, यदि आप एक लाइन भी खींच दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बताना कि यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का कोई जरूरी नहीं कि मोटा के ही उसको बनवाओ, कैसे भी बना सकते हो, है ना। तो फिलहाल मैं ऐसे बना देता हूँ, ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। ठीक है। मान के चलते हैं यहाँ पर दो आवेश होते हैं ना वैद्युत द्विध्रुव में, कौन कौन से, हाँ, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं प्लस क्यू और यहाँ पर क्या लिख दूँ, माइनस क्यू। मुझे ए भी लिखना है यार, कहाँ लिख दूँ ए, हाँ, जहाँ प्लस रहेगा ना प्लस क्यू वहाँ क्या लिखना है, ए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए, यहाँ पर क्या लिख दिया, बी। ठीक है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ऐसा भी। अब इसकी मुझे दूरी भी बताना है ना। आप इसको अलग भी कर सकते हो, ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक की पूरी जो दूरी है, इस दूरी को हम किससे दर्शाए थे यार, हाँ, तो इसकी दूरी कितनी हो गई, 2l। ये कुछ कोण भी बनाता होगा विद्युत क्षेत्र के साथ। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको पहले बना लेते हैं। ये डैश डैश इसलिए मैं बना रहा हूँ कि ये हम काल्पनिक रेखा है, माने हैं हम, ये वास्तव में है नहीं। हमारे पास ओरिजिनल में क्या है, विद्युत क्षेत्र दिया है, ओरिजिनल में वैद्युत द्विध्रुव दिया है। ये लाइन तो हम जबरदस्ती बना रहे हैं अपने को सिद्ध करने के लिए, है ना, जो है। तो यहाँ पर भी यदि कोण ये कितना है, थीटा, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा। इस बिंदु को कुछ मान लेते हैं। अभी जो हम बनाए थे सी मान लिए, आपकी मर्जी, ओ मान लेना, डी मान लेना, जो भी मान लेना, हो गया। बना भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और भी खींच सकते हो, खींचना हो तो। ठीक है, हाँ जी। तो अब देखिएगा यहाँ पर जब हम इसको ऐसा रख दिए हैं तो इस पर बल लगना चालू हो जाता है। जैसे थोड़ा आप स्केल दे दीजिए, जैसे इस स्केल को देखिए, जब तक ये ऐसी रखी है बेचारी शांत है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसी के समांतर रखने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जैसे उठाऊंगा मैं ये तो यहाँ थोड़ी लटकी रहती है, ये कहाँ चली गई, नीचे आ गई। ऐसे ही जब मैं इसको ऐसे रखूंगा तो ये भी यहाँ आने का क्या करेगा, कोशिश करेगा, तो अपने आप आएगा बिना बल लगाए। बल लगता है, कोई जरूरी नहीं कि जब इंसान बल लगाए तभी बल लगता है। जैसे अब पंखा चल रहा है, यहाँ पर पन्ना खुला होता तो पन्ना हिलता ना, तो पंखा हवा भी बल लगा देती है। यहाँ पर कौन लगा दिया, यदि इसको मैं छोड़ दिया तो कौन बल लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण, धरती बल लगा रही है। इसमें कौन बल लगाएगा, विद्युत क्षेत्र बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा, बल का सूत्र क्या है वो भी निकालना है यार। तो अब परेशान तो ये हो गए कि एक बार हम पढ़े थे F बराबर Q1 Q2 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ तो एक ही आवेश है, हम इसका बल निकालना चाहते, इनके बीच का नहीं लगाना चाहते, इनके और इनके बीच का। तो ना यहाँ Q1 है और ना Q2 है, ना R है। अब कौन सा सूत्र लगाएं,
हाँ, तो देखो आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे इसके पहले, एफ अपॉन क्यू नॉट ई, है ना। इसमें बोले थे, इसी से मैं बताया था परिभाषा, इसका नाम लो विद्युत क्षेत्र में, फिर इसका नाम लो किसी बिंदु पर, फिर इसका नाम लो एकांक धनावेश पर, फिर इसका नाम लो लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ऐसे परिभाषा बताया था ना, है ना। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बस इनका नाम जानना कि विद्युत क्षेत्र है, एकांक आवेश है, बल है। अब एफ का मान बताओ, यहाँ से बल निकालना है ना, तो ये हो जाएगा, इसका तिर्यक गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई। यहाँ क्यू नॉट था तो क्यू नॉट ई आ गया, यहाँ क्या है क्यू, तो इस पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्या लगेगा क्यू ई। क्यू ई समझ में आया, सूत्र कहाँ से आ गया, बल का सूत्र होता है एफ बराबर क्यू ई। क्यू नॉट होता है, क्यू नॉट होगा तो क्यू नॉट लिखेंगे, क्यू वन होगा तो क्यू वन लिख देंगे, क्यू है तो क्यू लिख देंगे, ठीक है। और ये वाला कहाँ बल लगेगा, ये इधर लग जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, नहीं क्यू ई, ये दिशा रहती है तो माइनस माइनस नहीं लगाते हैं, केवल हम उसका परिमाण लिखते हैं। तो इसमें बल लग रहा है एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर, दोनों बल का मान बराबर है और दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। और अभी मैं दिखा रहा था, यदि बराबर और विपरीत बल लगें तो कोई वस्तु क्या होती है, घूमने लगती है। जैसे चाक को आप देख रहे हो, है ना, इसमें बराबर और विपरीत बल लग रहा है, एक हाथ आगे की ओर जा रहा है, एक हाथ पीछे की ओर जा रहा है, तो ये घूमना चालू कर दे रहा। ठीक, इसमें भी बल एक इधर की ओर जा रहा है, एक इधर की ओर जाएगा, तो ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो ये तो चित्र था। अब चित्र के बारे में लिखना है, चित्र में समझ में आ गया सारा कुछ। ये क्या था, विद्युत क्षेत्र। ये ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव भी बोल सकते हो। ए बी क्या है, हाँ, और ये वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई। और थीटा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। इनका नाम ले लेना है यार, इसका नाम लो, इसका नाम, इसके बीच का कोण आ जाएगा। तो चलिए इसकी भाषा बनाते हैं यार। जो नीचे 4 लाइन लिखी रहती ना, बड़ा कठिन कठिन लगता है यार, थ्योरी कहाँ से आ गया, चित्र तो ठीक है दिमाग में बैठ गया, है ना। तो माना याद कर लो, माना तो घुसबे करेगा फिजिक्स में, और माना घुसने के बाद फिर इसमें आ जाता है। माना ए बी क्या है यार, बताओ तो यही लाइन तो लिखना है, माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इनके बीच की दूरी 2l है। फिर इसका नाम ले लेते हैं, इसे एक समान, अब ये एक समान है, बराबर है ना, तो एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश पर क्यू ई बल क्षेत्र की दिशा में, और माइनस ये क्यू ई बल, माइनस क्यू पर क्यू ई बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है, जिससे बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। अब मैं हाथ रखूंगा, थोड़ा शब्दों को पकड़ना, फिर आपसे पूछ लूंगा एक बार तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम लो, सब बोलो, हाँ, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो, हाँ, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। फिर हाँ, इसके बीच की दूरी 2l है, ठीक है। फिर इसका नाम लो, हाँ, इसे एक समान, फिर विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। फिर ये प्लस क्यू आवेश पर क्यू ई बल क्षेत्र की दिशा में, है ना, और माइनस क्यू पर क्यू ई बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है या कार्य करता है, जिससे इसमें बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बस इतना शब्द बनाना है, थोड़ा सोच लो मन में 1 मिनट के लिए, फिर पूछते हैं। इधर उधर नहीं देखना है, चित्र को ही देखना है, तभी बनेगा। फिर अभी आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, कुछ कौन बताएगा, अच्छा, हाँ बोलो, ठीक है। जहाँ जहाँ मैं हाथ रखूंगा वैसे बोलना है, बोलो। माना एक वैद्युत ध्रुव है, हाँ, माना ए बी, एक वैद्युत ध्रुव है जो कि प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इसके बीच की दूरी 2l है।
एक समान इसे एक समान आवेश में विद्युत क्षेत्र में, हाँ ई लिखा ना, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर कोण पर ई रखा गया है रखा गया है। हाँ, प्लस क्यू आवेश पर क्यू ई दिशा क्यूई बल पर क्षेत्र की दिशा में क्षेत्र की दिशा है दिशा में लगता है। दिशा में लगता है माइनस क्यू पर माइनस क्यू आवेश पर क्यू ई विपरीत दिशा में हाँ क्यूई बल विपरीत दिशा में लगता है, जिससे हाँ बल आभूषण हाँ जिससे बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। हाँ सहाना बोलो जल्दी जल्दी से। अभी मैं बहुत लोग से बुलवाऊंगा, थोड़ा दिमाग में रखना, सुनते जाओ। हाँ नहीं, सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव है, फिर से बोलो। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। हाँ फिर से बोलो। जो विद्युत क्षेत्र ई में एक समान विद्युत ई में इसे थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है प्लस क्यू से प्लस क्यू आवेश पर प्लस क्यू आवेश पर क्षेत्र की दिशा में हाँ क्यूई बल लगता है लगता है एवं माइनस क्यू आवेश पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्यू बल लगता है। हाँ जिससे इससे बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ऐसी लाइन बनाना है, ठीक है। अंजलि बोलो जल्दी जल्दी। माना है विद्युत क्षेत्र में पर बल क्षेत्र की दिशा में आवेश पर बल लगता है, जिससे ठीक है। अब लास्ट में मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, जिसको दिक्कत हो तो अच्छे से समझ लेना, और अभी मत लिखो, 2 काम हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर दूंगा समय, अब इसका कल अपन रिवाइज कर लेंगे। देखना जी, मेरे हाथ को देखना, मुझे मत देखना, ये बोर्ड में देखना है आपको, तो आसानी से चित्र को पढ़ते बनेगा, शब्द बनाते बनेगा। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी 2L है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा गया है। प्लस Q आवेश पर QE बल क्षेत्र की दिशा में लगता है तथा माइनस Q आवेश पर QE बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, जिससे बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से चित्र के बारे में लिख देना है। अब सूत्र जो होता है, हम पिछली कक्षा अर्थात 11वीं में पढ़े हैं। बल आघूर्ण होता क्या है? बल आघूर्ण का सूत्र, पहले इसको हम शब्दों में लिखेंगे। बल आघूर्ण बराबर होता है एक बल गुणे लंबवत दूरी। ये एक लंबवत दूरी माने बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। ये सूत्र होता है। इस सूत्र में हम मान रखते हैं, तो यहाँ पर देखना, बल आघूर्ण को दर्शाते हैं टाउ से। ये इस तरह से टाउ बनाते हैं, लैटिन शब्द है ये, टाउ हो गया, ठीक है। इसको क्या पढ़ना है? टाउ। एक बल, तो इसमें यहाँ QE भी और QE, कितने बल हैं? 2। इसमें से एक बल रखना है। एक बल का मान क्या है? QE। अब ये ना जान पाएंगे कि कौन सा रखें, ये वाला कि ये वाला, दोनों बराबर है, किसी को भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हम बोलते हैं लंबवत। तो ये जो चित्र बनाए हैं, त्रिभुज बनाए हैं, इसमें लंब ढूंढो, क्या है यार? हाँ, ये लंब क्या है? AC।
कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। ऐसा नहीं देखना कि ये ऊपर ऐसे जा रहा है इसलिए लंब है, वो कोण पर डिपेंड करता है कि कोण कैसा है। अभी आगे कंडीशन आएंगे तो उसमें देखेंगे। तो लंब क्या हो गया? AC, ये मैं लिख दिया। पहली लाइन समझ में आ गई है? ठीक है। अगले स्टेप में हम देखते हैं टाउ बराबर QE तो मैं लिख दिया और गुणे AC का मुझे मान रखना है यार। तो ये AC है, इसके लिए हम क्या करेंगे? साइन थीटा लगा देंगे। अब AC का मान क्यों रख रहे हैं उसका मतलब समझो। देखो AC तो एक काल्पनिक रेखा है ना, हमको पता नहीं, हम तो बनाए लिए हैं। ओरिजिनल रेखा क्या है? ये है, AB है या 2L है। 2L हमको ज्ञात है भाई, हवा में कितना नापना है मुझे नहीं पता, लेकिन ये लंबाई मेरे को पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, किसी न किसी चीज़ से नाप लेंगे। तो हम साइन थीटा लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखना, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए, साइन थीटा बराबर बताओ क्या होता है यार? लंब बटे कर्ण, ये होता है। चित्र में ढूंढो लंब। लंब क्या हो गया? AC। इसका कर्ण ढूंढो, तो AB ना रख के सीधे इसका मान रख दूं, ये कितना हो गया? 2L। अब इस 2L का तिर्यक गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 2L साइन थीटा बराबर क्या हो गया? AC। ठीक है, तो यहाँ से देख के बताओ AC का मान कितना आ गया? यहाँ क्या लिखा है? यहाँ भी क्या लिखा है? और AC का मान 2L साइन थीटा, तो ये हो गया 2L साइन थीटा। ठीक है, ये मान रख दिया यार, AC का मान हो गया। अब मान रखने के बाद अभी हम पढ़े हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या था यार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? जब आप व्यंजक करेंगे ना तो यहाँ भी लिख देंगे, ये क्या है? साइन थीटा बराबर नहीं, मुझे सूत्र चाहिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। क्या निकाल? P बराबर Q इंटू 2L। अब इस सूत्र को अच्छे से देखो यार, Q इंटू 2L है कहीं? ये Q है, 2L है, इसको हटा दो, इसकी जगह पर क्या रख दो? P रख दो। तो चलो मैं Q हटाता हूँ, 2L हटाता हूँ, इसकी जगह पर P रख दिया। अब बचा क्या? E क्या और क्या बचा? साइन थीटा। तो इस तरह से ये बलाघूर्ण का मान आ गया, और यहाँ पर जो कार्य किए हैं उसको लिख देंगे कि P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L, ये सूत्र होता है। ठीक, तो देख लो, यहाँ से Q भी हटाएंगे, यहाँ से 2L भी हटाएंगे, उसी की जगह पर क्या लिख देंगे? P। अब बाकी जो बचा E लिखा है तो E लिख दिए, साइन थीटा लिखे तो साइन थीटा, ये बलाघूर्ण का क्या हो गया? सूत्र हो गया। अब इसमें से हमको ये भी पता करना है कि कब बल आघूर्ण का मान अधिक होगा और कब बल आघूर्ण का मान कम होगा। वो डिपेंड करता है इस कोण पर। ठीक है, तो हम इसमें विशेष स्थितियां मान लेते हैं, है ना? विशेष स्थितियों में मतलब हम कोण को रखेंगे। देख लीजिए, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री मान लिए, थोड़ा सा इसमें देखना, थीटा का मान क्या रखूं? 0, तो साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 का मान कितना होता है? 0 ही होता है। साइन 0 का मान, जैसे मैं साइन 30 का पूछ दो तो कुछ ना कुछ बताओगे कि 1/2 होता है, वैसे साइन 0 डिग्री का कितना होता है? 0। तो यहाँ 0 करूँगा तो सब कुछ 0 ना हो जाएगा, मतलब टाउ का मान कितना हो जाएगा? 0। जैसे ये स्केल रखी है ना, ये देख लीजिए, मैं इसके ऊपर रख देता हूँ, स्केल में कोई बल नहीं लग रहा, शांत है, क्योंकि ये डस्टर के बीच और इसके बीच लगने वाला जो बीच का कोण है वो कितना है? 0। डस्टर भी ऐसे रखा है, कोण तब बनता है जब कोई चीज़ इस तरह से फैले, यहाँ तो फैले नहीं रही है, चिपकी ना है, तो दोनों के बीच का कोण कितना है? 0। 0 कोण है तो ये कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जैसे मैं कोण बढ़ाऊंगा तो ये फिर ये नीचे आने की कोशिश करेगा। अब ये नीचे थोड़ी जा रहा है। ठीक है, तो अब इसको पढ़ेंगे क्या यार? ये थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब ये है कि वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र समांतर हैं। यहाँ पर दो चीज़ समझ लेते हैं। मान लीजिए दो चीज़ है मेरे हाथ में, ये विद्युत क्षेत्र है और ये वैद्युत द्विध्रुव है। इनको मैं एक दूसरे के कैसे रख दिया हूँ? समांतर। तो क्या ये घूम रहा है? नहीं घूम रहा है। क्यों नहीं घूम रहा है? कि जब ये समांतर होगा तो यहाँ बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, माने न्यूनतम हो जाएगा। अब मान के चलते अगली कंडीशन, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो
तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा? हाँ, साइन 90 का मान 1 होता है और साइन के जितने भी कोण हैं, चाहे 30 डिग्री 60 डिग्री और भी कोई कोण हो, उनमें से सबसे बड़ा मान 1 होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है। कहीं उसका 1/2 मान आएगा, कहीं 1/√2 आएगा, कहीं √3/2 आएगा, लेकिन 1 से बड़ा नहीं आएगा। साइन का सबसे बड़ा मान कितना होता है? 1। इसका मतलब बड़े मान का है तो इसका मान भी क्या हो जाएगा? अधिकतम। ये PE बना, ये क्या हो जाएगा? अधिकतम। ठीक, तो इस लाइन को कैसे पढ़ोगे? हाँ, यदि दोनों चीज का नाम लो, विद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव लंबवत हों, तो बल आघूर्ण का मान कैसा होता है? अधिकतम होता है। तो चलिए यहाँ से फिर से मैं समझाता हूँ विशेष स्थितियाँ, क्योंकि बार बार आएगा। अब यहाँ पर देखना है, पहले ये समझो ये कोण किसके किसके बीच का, इसी से बन जाएगा। ये वैद्युत द्विध्रुव समझ लो और इसको समझ लो विद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र समांतर हों, इसको समांतर पढ़ेंगे। तो बल आघूर्ण का मान 0 होता है या न्यूनतम होता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। यदि, फिर थीटा का नाम लो, थीटा किसके किसके बीच का कोण है? वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 90, हाँ, लंबवत हो, है ना। तो बल आघूर्ण का मान कैसा होता है? अधिकतम होता है। अब यहाँ दो चीज और पूछ लूँ यार, बल आघूर्ण का मात्रक बताओ, यहीं से देख के सूत्र लिखा हुआ है, ये बल और दूरी। तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर। तो इसका क्या बन गया? इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसका दूसरा विमीय सूत्र, बल का विमीय सूत्र। हाँ, बल का जो विमीय सूत्र होता है MLT-2 होता है, इंटू L हो गया, तो ML2T-2, L का और गुणा हो जाएगा। और ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इतना क्लियर हो गया? तो चलिए इसको क्या पढ़ोगे, एक बार पढ़ दो। यदि, इसका नाम लो वैद्युत द्विध्रुव, फिर इसका नाम लो विद्युत क्षेत्र, और 0 डिग्री है तो क्या बोलोगे? समांतर हो, तो फिर बल आघूर्ण का मान 0 होता है। हाँ, और इसमें यदि वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र लंबवत हो तो बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है। इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर, इसका विमीय सूत्र ML2T-2, और ये कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है ना।